हेलो फ्रेंड्स, हम लोग कक्षा 11वीं एनसीईआरटी रसायन विज्ञान का तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तिता। इसके पिछले चौथे वीडियो में मैंने आपको इनके एस-पी-डी-एफ ब्लॉक के तत्वों का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था वो मैंने कंप्लीट करा दिया है। उसके बाद हम इन्हीं सभी ब्लॉक्स के तत्वों के गुणधर्म पढ़ रहे थे। तो इन गुणधर्मों में अब नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं आयनन एंथैल्पी। यहां तक मैंने आपको इससे पहले करा दिया है। आयनन एंथैल्पी हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, एंथैल्पी का मतलब होता है ऊर्जा, जो ग्रहण किया जाता है या जो छोड़ा जाता है वो ऊर्जा है। और आयनन का मतलब होता है किसी जो उदासीन परमाणु है जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर हैं, उसमें से हम इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं तो वो उसका आयनन कहलाएगा। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं तो बदले में हमको उसे कुछ ऊर्जा देनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप कोई चीज़ लेना चाहते हो तो आप ऊर्जा दोगे और जिससे लेना चाहते हो उसको दोगे, इसलिए है। तो आयनन एंथैल्पी का मतलब है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है वो आयनन एंथैल्पी कहलाता है। अब देखिए कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पर है, इसके आधार पर आयनन एंथैल्पी कम ज़्यादा रहेगा। जैसे कोई इलेक्ट्रॉन बहुत अंदर के कोश में उपस्थित है तो वो नाभिक से बहुत ज़्यादा आकर्षण बल से जुड़ा रहता है, इसलिए उसको निकालने के लिए आपको ज़्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी। लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रॉन बाह्य कोशों में उपलब्ध है, बाहर के कोशों में है, तो नाभिक के साथ प्रोटॉन के साथ उसका जो आकर्षण बल है वो कम रहेगा, इसलिए आपको उसको पूरी तरह से बाहर निकालने के लिए ज़्यादा ऊर्जा खर्च नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है। और अगर कोई ऐसा धातु है, कोई ऐसा तत्व है जिसके बाह्यतम कोश में एक या दो इलेक्ट्रॉन ही हैं, जिसको अगर वो दे दे तो उसके अंदर वाला कोश पूर्ण पूरित हो जाएगा, पूरा भर जाएगा, तो ऐसे कंडीशन में भी वो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देता है, क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है जो उसका काम बिगाड़ रहे हैं। तो बहुत कम ऊर्जा लेकर के आप उस इलेक्ट्रॉन को दे देते हैं। ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसा है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है और आप जबरदस्ती उससे इलेक्ट्रॉन लेना चाहोगे तो फिर उसको बहुत ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। जैसे कि मान लो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन की कमी है जिससे उनका अष्टक जो है पूरा हो सकता है बाह्यतम कोश का, तो वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। अब उनमें 7 इलेक्ट्रॉन है, अब उस 7 इलेक्ट्रॉनों में से आप इलेक्ट्रॉन निकालना चाहोगे तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी। मतलब इधर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम की तुलना में इधर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन से आपको ज़्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी। एक और बात ध्यान रखिए कि आवर्त में अगर आप बाएं से दाएं ओर जाते हैं तो आपको मालूम है कि उसमें कोश की संख्या तो नहीं बढ़ती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या बढ़ती है, जिससे उनके बीच आकर्षण बल बढ़ जाता है। परिणाम स्वरूप उनमें ज़्यादा क्लोज रिलेशन बन जाता है और उनसे आपको ऊर्जा निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी। बाएं से दाएं जाएंगे तो ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, लेकिन किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो कोश की संख्या बढ़ते जाती है, इलेक्ट्रॉन दूर होते जाते हैं, तो आपको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कम करनी पड़ेगी, आवर्त में बाएं से दाएं ओर जाने पर ज़्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। ठीक। तत्वों द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की मात्रात्मक प्रकृति आयनन एंथैल्पी कही जाती है। ठीक है, उसके लिए जो आवश्यक ऊर्जा है वही एंथैल्पी है। तलस्थ अवस्था यानी ग्राउंड स्टेट का मतलब ये है कि परमाणु अपनी उदासीन अवस्था में है और जहां जहां जो इलेक्ट्रॉन होने चाहिए वो है। तलस्थ अवस्था ग्राउंड स्टेट में विगलित गैसीय परमाणु से बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जो ऊर्जा लगती है उसे तत्व की आयनन एंथैल्पी कहते हैं। यहां पर एक शब्द लिखा है विगलित गैसीय परमाणु, क्योंकि परमाणु है वो अलग कर लिया गया है, तब उसमें से आप इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। अगर वो किसी अणु के साथ जुड़ा है तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा, असंभव हो जाएगा। दूसरे शब्दों में तत्व की प्रथम आयनन एंथैल्पी का मान रासायनिक प्रक्रम 3.1 में एंथैल्पी परिवर्तन डेल IH के बराबर होगा। एक बात और ध्यान रखिए कि पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मान लो आपको 10 किलो कैलोरी ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन के लिए आपको लगता है कि 10 और खर्च करनी पड़ेगी, लेकिन नहीं। जब आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हो तो बाकी इलेक्ट्रॉन को जो नाभिक है वो ज़्यादा आकर्षण बल के साथ जोड़ लेता है,
तो अब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको उससे कई गुना ज़्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी। जैसे मान लो एक इलेक्ट्रॉन के लिए आपने 10 किलो कैलोरी खर्च किया, तो दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए आपको 50 से 100 किलो कैलोरी, तीसरे के लिए 1000 किलो कैलोरी, ऐसा हो जाता है। बहुत ज़्यादा आवश्यकता बढ़ जाती है उसकी, क्योंकि आकर्षण बल ज़्यादा हो जाता है ना। तो ये देखिए X एक परमाणु है गैसीय अवस्था में, इनमें से आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो ये धन आयन में बदल गया। आयनन एंथैल्पी को सामान्यतः किलो जूल प्रति मोल इकाई में व्यक्त किया जाता है। चूंकि जूल जो है ये एसआई मात्रक है, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। आप चाहे तो कैलोरी का भी प्रयोग कर सकते हैं। सर्वाधिक शिथिलता से बंधे दूसरे इलेक्ट्रॉन को पृथक करने के लिए दी गई ऊर्जा को द्वितीय आयनन एंथैल्पी कहते हैं। इस एंथैल्पी का मान रासायनिक प्रक्रम 3.2 के संपन्न होने में, मतलब ये है ना 3.1 3.2 ऐसा है, उन्हें प्रयुक्त ऊर्जा के बराबर होगी। अब एक इलेक्ट्रॉन आपने पहले निकाला है, अब इस धन आयन में से आप एक इलेक्ट्रॉन और निकालना चाहते हो तो ये 2 धन आयन बन जाएगा। लेकिन इस समय मान लो, इस समय जैसा मैंने कहा 10 किलो जूल या 10 किलो कैलोरी ऊर्जा की जरूरत पड़ी थी, तो इस समय आपको 50 या 100 इस टाइप का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि अब ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा आकर्षण बल से बंधा हुआ है। परमाणु से इलेक्ट्रॉन को पृथक करने में हमेशा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अतः आयनन एंथैल्पी हमेशा धनात्मक होती है। किसी भी परमाणु से आप इलेक्ट्रॉन निकालना चाहें, आपको ऊर्जा देनी ही पड़ेगी। ऊर्जा लेता है वो, इसलिए वो धनात्मक आयनन एंथैल्पी हुआ। तत्व के द्वितीय आयनन एंथैल्पी का मान उसके प्रथम आयनन एंथैल्पी से अधिक होता है, क्योंकि उदासीन परमाणु की तुलना में धन आवेशित आयन से इलेक्ट्रॉन को पृथक करना अधिक कठिन होता है। क्यों? क्योंकि ज्यादा आकर्षण बल से जुड़ गया वो। मैंने अभी कई बार बताया इस चीज को। इसी प्रकार तृतीय आयनन एंथैल्पी का मान द्वितीय आयनन एंथैल्पी के मान से भी अधिक होगा। यह भी मैंने आपको बताया कि तीसरा निकालना चाहोगे तो और भी बहुत ज्यादा लगेगा। आयनन एंथैल्पी पद को यदि विनिर्दिष्ट यानी स्पेसिफाइड नहीं किया गया है तो इसे प्रथम आयनन एंथैल्पी समझना चाहिए। अगर आपको यह नहीं बताया है कि हमने प्रथम इलेक्ट्रॉन निकाला कि द्वितीय की तृतीय, तो आप मान के चलो कि प्रथम इलेक्ट्रॉन की ही बात कर रहा है। यह कहना है। विनिर्दिष्ट का मतलब है बताया नहीं गया है, स्पेसिफाइड नहीं किया गया है का मतलब आपको नहीं बताया गया है, तो आप समझ लीजिए कि प्रथम की बात कर रहा है। परमाणु क्रमांक 60 तक के तत्वों की प्रथम आयनन एंथैल्पी का मान वक्र 3.5 में दर्शाया गया है। ग्राफ में आवर्तिता असाधारण है। इस चित्र से स्पष्ट होता है कि वक्र के निम्निष्ठ यानी मिनिमा पर क्षारीय धातुएं स्थित है तथा इन धातुओं की आयनन एंथैल्पी का मान कम होता है। यही कारण है कि क्षारीय धातुएं अति क्रियाशील होती हैं। मैंने शुरू में ही कहा है कि लेफ्ट में बाएं में जो सबसे पहला समूह है जिसको हम लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम कहते हैं, वो क्षारीय धातु हैं, तो उनकी आयनन एंथैल्पी सबसे कम है। क्यों? क्योंकि वो अपना एक इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देते हैं बहुत कम ऊर्जा लेकर के, और इसीलिए वो बहुत क्रियाशील हैं। इसके अतिरिक्त हम देखेंगे कि आवर्त में बाईं से दाईं तरफ बढ़ने पर तत्वों के प्रथम आयनन एंथैल्पी के मानों में सामान्यतया वृद्धि होती है तथा जब हम वर्ग में नीचे की ओर बढ़ते हैं तब उनके मानों में कमी आती है। ये तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बता ही दिया है। इस प्रकार की प्रवृत्ति द्वितीय आवर्त के तत्वों तथा प्रथम वर्ग के क्षारीय धातुओं में क्रमशः 3.6 क और 3.6 ख में स्पष्ट रूप से दिखाते हैं। इसका कारण दो तथ्यों, देखिए यहां पर पहले तो ये दिखाया है, देखिए कि 1 से 60 परमाणु क्रमांक वाले तत्वों के प्रथम आयनन एंथैल्पी। तो देखिए लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम ये सबसे नीचे में है। क्यों? क्योंकि इनमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालना आसान था। ठीक है, उसके बाद आप देखिए परमाणु क्रमांक 10 20 30 40 50 60 हम जा रहे हैं। ठीक है, और आप देखिए हीलियम का बहुत ज्यादा है, नियान का बहुत ज्यादा है, आर्गन क्रिप्टान जीनान इनका बहुत ज्यादा है। पता है क्यों? टॉप में क्यों है? क्योंकि ये उत्कृष्ट गैसें हैं, इनका ऑक्टेट पूरा किया हुआ है। आप इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो भी ऊर्जा देनी पड़ेगी, देंगे तो भी ऊर्जा देनी पड़ेगी। इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ से ऊर्जा देनी पड़ेगी आपको, क्योंकि ये आराम से बैठे हुए हैं। आप न ये लेना चाहते हैं न देना चाहते हैं, आप इनको अब जबरदस्ती छेड़खानी करोगे तो फिर ये इनको ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो सबसे ज्यादा ऊर्जा आपको इनको देनी पड़ेगी। उसके बाद देखिए इसके नीचे अगर हम लिखना चाहें, यहां पर लिखा नहीं है, मैं आपको बताता हूं। मान लो हम फ्लोरीन है ना, क्लोरीन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन है ना, आयोडीन, ऐसा हम लिखें तो ये नोबल गैस से थोड़ा सा कम लगेगा इनको,
लेकिन ये भी काफी ज्यादा ऊर्जा चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? क्योंकि इनमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इलेक्ट्रॉन ये लेना पसंद करते हैं, देना पसंद नहीं करते हैं। और अगर वो पसंद नहीं कर रहे हैं देना और आप उससे जबरदस्ती लेना चाहोगे तो आपको बहुत ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो सबसे ज्यादा ऊर्जा तो आपको नोबल गैस को देनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो बिल्कुल उदासीन बैठा हुआ है। दूसरा वाला, उसके लिए भी आपको काफी ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसलिए ये ऐसा हुआ है कि लेफ्ट से राइट की ओर जा रहे हैं आवर्त में, तो ऊर्जा आपको ज्यादा देनी पड़ेगी। सबसे लेफ्ट में तो यही है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इनको सबसे कम ऊर्जा देनी पड़ रही है। इसके ऊपर क्या रहेगा पता है? इसके ऊपर जो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम वाला जो ग्रुप है वो रहेगा। इनको इनकी तुलना में थोड़ी ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, क्योंकि वो दूसरे नंबर पे आ गया, थोड़ा सा राइट में आ गया। तो जैसे जैसे आप राइट में जाते जाओगे आवर्त में, उसकी ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ती जाती है। ठीक है, पहला, नाभिक तथा इलेक्ट्रॉनों के मध्य आकर्षण और इलेक्ट्रॉनों के मध्य प्रतिकर्षण, ये दो बातों पे आयनन एंथैल्पी निर्भर करता है। अगर नाभिक के साथ उसका आकर्षण ज्यादा स्ट्रांग है तो आपको ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन के बीच में प्रतिकर्षण बल ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंकना चाहेगा, तो उससे ऊर्जा की आवश्यकता कम हो जाएगी। ये दो फैक्टर यहां पर काम करते हैं। ठीक है, तत्वों में क्रोडीय इलेक्ट्रॉनों यानी कोर इलेक्ट्रॉन्स की स्थिति नाभिक तथा संयोजी इलेक्ट्रॉनों के बीच आ जाने के फलस्वरूप संयोजी इलेक्ट्रॉन नाभिक से परिरक्षित या आवरित हो जाती हैं। देखिए अब ये क्या लिखा है मैं आपको बताता हूं। जैसे कि ये नाभिक है, ठीक है, अब इसमें लिख रहा है क्रोड इलेक्ट्रॉन। क्रोड इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? नाभिक, ये नाभिक है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन। इसके बाद जो पहला कोश है, मान लो ये दूसरा कोश है, ये तीसरा कोश है, ये चौथा कोश है। मान लो ये चौथे कोश के इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन है, आखिरी कोश है जिसमें इलेक्ट्रॉन है। सपोज ये संयोजन में भाग लेते हैं, किसी भी रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेते हैं, इसलिए संयोजी इलेक्ट्रॉन है। और क्रोड इलेक्ट्रॉन क्या है? ये जो अंदर में इलेक्ट्रॉन है ये क्रोड इलेक्ट्रॉन है। तो मान लो नाभिक इसके साथ अपना आकर्षण बल लगाना चाहता है, इसको खींचना चाहता है, लेकिन बीच में ये वाला इलेक्ट्रॉन आ गया, तो इनके बीच के आकर्षण बल को वो इलेक्ट्रॉन कम कर देगा, बीच वाला इलेक्ट्रॉन। उसी को शिल्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं, परिरक्षण प्रभाव। ठीक है, जैसे मैं उसको बांधना चाहता हूं लेकिन बीच में कोई दूसरा आ गया तो ये बंधन कमजोर हो जाएगा, इसलिए ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन और कम आकर्षण बल महसूस करता है और उसको निकालना और आसान हो जाता है। ठीक है, ऐसा है। इस प्रभाव को परिरक्षण प्रभाव या शील्डिंग इफेक्ट या आवरण प्रभाव, स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं। आवरण प्रभाव के कारण परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉनों द्वारा अनुभव किया गया प्रभावी नाभिकीय आवेश यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज नाभिक में उपस्थित वास्तविक नाभिकीय आवेश से कम हो जाती है। ठीक है, तो सबसे बाहर वाले जो संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं उनके साथ उनका जो इफेक्टिव पावर है वो कम हो जाता है, क्योंकि बीच वाला उसको कम कर देता है। उदाहरण, लिथियम का बाह्यतम 2s इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन है, उसके आंतरिक 1s क्रोड इलेक्ट्रॉनों द्वारा आवरण प्रभाव का अनुभव करता है। लिथियम कैसा है? ये नाभिक है, ये पहला है, ये दूसरा है, तो पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे वाले में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये देखिए बीच में 1 इलेक्ट्रॉन अड़ा हुआ है, इसके कारण से इनके बीच का आकर्षण बल कम हो गया और ये परिरक्षण प्रभाव के कारण से इसको निकालना ज्यादा आसान हो जाएगा। फलस्वरूप लिथियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन वास्तविक धन धन आवेश से कम प्रभाव का धन आवेश अनुभव करेगा। भले ही नाभिक में 3 प्रोटॉन है, लेकिन वो 3 प्रोटॉन का जो चार्ज है, जो आखिरी वाले इलेक्ट्रॉन है, उनके साथ वो कम आकर्षण बल महसूस कर रहा है। ठीक है, आवरण प्रभाव उस परिस्थिति में अत्यधिक प्रभावी हो जाता है जब आंतरिक कोश के कक्षक पूर्ण रूप से भरे होते हैं। भाई आंतरिक कोश में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, उसके बाहर वाले में 8 इलेक्ट्रॉन हैं, उसके बाहर वाले में और भी 8 इलेक्ट्रॉन या 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो अंदर वाले ऑर्बिट जितने ज्यादा भरे रहेंगे इलेक्ट्रॉनों से, बाहर वाले कोश के इलेक्ट्रॉनों के बीच आकर्षण बल उतना कम कर देंगे लोग, तो परिरक्षण प्रभाव बढ़ता चला जाएगा आंतरिक कोशों में इलेक्ट्रॉन अगर पूरे भरे हुए हैं तो। जब
इस प्रकार की स्थिति हम क्षारीय धातु में पाते हैं, जिसमें एकाकी NS1 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोष वाले से पहले कोष में उत्कृष्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो जितने भी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम हैं, उसके बाह्यतम कोष में एक इलेक्ट्रॉन है और उसके अंदर वाले कोष पूरी तरह से भरे हुए हैं, और इसलिए बाह्यतम इलेक्ट्रॉन के साथ आकर्षण बल को बहुत कम कर देते हैं, इसलिए उस इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत आसान हो जाता है। यही कारण है कि जो क्षारीय धातु है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इनमें से इलेक्ट्रॉन निकाल करके रासायनिक प्रक्रिया कराना बहुत आसान होता है और इसलिए बहुत क्रियाशील होते हैं। जब हम द्वितीय आवर्त में लिथियम से फ्लोरीन की ओर बढ़ते हैं, तब क्रमशः इलेक्ट्रॉन एक ही मुख्य क्वांटम ऊर्जा स्तर के कक्षकों में भरते हैं तथा नाभिक पर आंतरिक कोर इलेक्ट्रॉनों द्वारा डाले गए आवरण प्रभाव में इतनी वृद्धि नहीं होती कि नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन के बीच बढ़ते हुए आकर्षण को पूरित कर सके, कंपनसेट कर सके। ठीक है, ऐसी परिस्थिति में बढ़ते हुए नाभिकीय आवेश द्वारा बाह्यतम इलेक्ट्रॉन पर डाला गया आकर्षण प्रभाव आवरण प्रभाव की तुलना में अधिक हो जाता है। अब देखिए ये क्या बोल रहा है, हम पहले आवर्त को छोड़ दें, दूसरे आवर्त में हम लेफ्ट से राइट बढ़ते हैं। तो लेफ्ट से राइट बढ़ने पर आपको पता है कोष की संख्या तो नहीं बढ़ती एक आवर्त में। मान लो दूसरा आवर्त है तो 2 ही कोष है, तीसरा आवर्त है तो 3 ही कोष है सभी में, तो कोष की संख्या नहीं बढ़ती, लेकिन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या बढ़ते चली जाती है, तो उनके बीच आकर्षण बल बढ़ता चला जाएगा, लेकिन उसकी तुलना में परिरक्षण प्रभाव नहीं बढ़ता है। तो आकर्षण बल वास्तव में टोटल बढ़ते चला जाएगा। इसलिए लेफ्ट से राइट में जाएंगे तो आकर्षण बल के बढ़ने और परिरक्षण प्रभाव के ज़्यादा नहीं बढ़ने के कारण से और ज़्यादा टाइट बॉन्ड होने के कारण से उनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना ज़्यादा मुश्किल होता चला जाता है। ठीक है, चलो अभी इससे पहले 1-2 ग्राफ है, इसको भी हम देख लेते हैं। पहले ये देखिए, यहां पर आप देखिए द्वितीय आवर्त के तत्वों के प्रथम आयनन एंथैल्पी मान, उन तत्वों के परमाणु क्रमांक का फलन पहला वाला है, दूसरा क्षारीय धातु के प्रथम आयनन एंथैल्पी मान उसके परमाणु फलन। देखिए यहां पर परमाणु क्रमांक लिखा है लिथियम, यहां पर देखिए एक्चुअली आवर्त सारणी है ना, आवर्त में ऐसे क्या है, ये ऐसे उसको दिखा रहा है। तो द्वितीय आवर्त में लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन है। तो इनका प्रथम आयनन एंथैल्पी देखिए बढ़ता चला गया है, लगभग बढ़ता चला गया है, बीच बीच में थोड़ा बहुत कम हो रहा है। उसके पीछे कुछ कारण हैं, जैसे परिरक्षण प्रभाव है या ऑक्टेट बनाना है या नहीं बनाना है, इस टाइप का चीज़। लेकिन ओवरऑल आप देखेंगे तो लगभग सभी में बढ़ता हुआ गया है। आवर्त में जब आप गए तो आयनन एंथैल्पी बढ़ता हुआ गया, आप देख सकते हैं। लेकिन जब आप एक वर्ग में जाते हैं, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, आप देख सकते हैं इसमें आयनन एंथैल्पी कम होता चला गया है। ये देखिए भले ही थोड़ा बहुत ऐसे जिग जैग बना है, लेकिन ओवरऑल कम हुआ ना। क्यों? क्योंकि वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो कोष की संख्या बढ़ती है, तो इलेक्ट्रॉनों के प्रोटॉन के साथ आकर्षण बल कम हो जाता है और उनको आसानी से निकाल सकते हैं। इसलिए ऊपर से नीचे जाने पर आयनन एंथैल्पी कम होता है, लेकिन लेफ्ट से राइट जाने पर आयनन एंथैल्पी बढ़ता है। तो देख सकते हैं लिथियम का 520 है, बेरिलियम 899, बोरान का भी 801, कार्बन 1086, नाइट्रोजन 1402, ऑक्सीजन 1314। इनके पीछे कुछ कारण है ना, आगे मैं बताऊंगा इसको। फ्लोरीन 1681, नियॉन 2080। तो सबसे ज़्यादा मैंने उस समय भी चर्चा किया था कि जो नोबल गैस है उनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना ज़्यादा मुश्किल होता है और उनसे थोड़ा कम होता है फ्लोरीन का, मतलब इनका हेलोजन्स का, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, हाइड्रोजन का। ये देखिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, जैसे ऊपर से नीचे जाते हैं तो ये कम होता चला गया है। वर्ग में नीचे की ओर बढ़ने पर बाह्यतम इलेक्ट्रॉन नाभिक से अधिक दूरी पर रहते हैं, अतः आंतरिक इलेक्ट्रॉन के कारण नाभिक पर आवरण प्रभाव भी अधिक होता है। ठीक है, एक तो इलेक्ट्रॉन दूर होते चले गए, ऊपर से आवरण प्रभाव बढ़ता चला गया अंदर वाले इलेक्ट्रॉनों के कारण से, है ना। ऐसी दशा में वर्ग में नीचे की ओर बढ़ने पर नाभिकीय आवेश की तुलना में आवरण प्रभाव अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। इस कारण बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है तथा वर्ग में नीचे की ओर बढ़ने पर तत्वों के आयनन एंथैल्पी का मान घटता जाता है। तब टोटल क्या याद रखा आपने कि आवर्त में आगे बढ़ेंगे तो आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या बढ़ती है, उसकी तुलना में परिरक्षण प्रभाव नहीं बढ़ता।
लेकिन ऊपर से नीचे जाएंगे तो आयनन एंथैल्पी का मान कम होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन दूर होते चले गए, पहली बात। दूसरी बात, परिरक्षण प्रभाव बढ़ते चले जाता है। तो ये दो चीजों को आपको बड़ा ध्यान से याद करना है। चित्र से स्पष्ट है कि बोरान के प्रथम आयनन एंथैल्पी का नाम बेरिलियम के प्रथम आयनन एंथैल्पी के मान से कम है, जबकि बोरान का नाभिकीय आवेश अधिक है। जब हम एक ही मुख्य क्वांटम ऊर्जा स्तर पर विचार करते हैं तो s इलेक्ट्रॉन p इलेक्ट्रॉन की तुलना में नाभिक की ओर अधिक आकर्षित रहता है। वो जो हमने देखा ना कि आवर्त में आगे बढ़ने से क्यों बढ़ रहा है, उसी को बोल रहा है। बेरिलियम में बाह्यतम इलेक्ट्रॉन जो अलग किया जाएगा वह s इलेक्ट्रॉन होगा, जबकि बोरान में बाह्यतम इलेक्ट्रॉन जो अलग किया जाएगा वह p इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, तो बेरिलियम में 4 है और बोरान में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें क्या क्या हो, 1s² 2s², ऐसा हो गया। इसमें 1s² 2s², 2p1। ये देखिए, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालोगे और इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालोगे, दोनों में तो अंतर आएगा ना। s वाला ज्यादा मजबूती से बंधा है। उल्लेखनीय है कि नाभिक की ओर 2s इलेक्ट्रॉन का भेदन यानी पेनेट्रेशन 2p इलेक्ट्रॉन की तुलना में अधिक होता है। इसका मतलब है कि 2s इलेक्ट्रॉन ज्यादा पास में है नाभिक। भेदन का मतलब नाभिक के ज्यादा पास पहुंच जाना। इस प्रकार बोरान का 2p इलेक्ट्रॉन बेरिलियम के 2s इलेक्ट्रॉन की तुलना में आंतरिक क्रोड इलेक्ट्रॉनों द्वारा अधिक शील्डेड होता है। अतः बेरिलियम के 2s इलेक्ट्रॉन की तुलना में बेरिलियम के 2p इलेक्ट्रॉन अधिक आसानी से पृथक हो जाते हैं। एक तो दूर भी हो गए, दूसरा परिरक्षण प्रभाव आ गया, इसलिए 2p इलेक्ट्रॉन को निकालना 2s इलेक्ट्रॉन की तुलना में ज्यादा आसान हो गया, थोड़ा दूर हो गया वो। अतः बेरिलियम की तुलना में बोरान के प्रथम आयनन एंथैल्पी का मान कम होगा। दूसरी अनियमितता हमें ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन के प्रथम आयनन एंथैल्पी के मानों में देखने को मिलती है। ऑक्सीजन के लिए प्रथम आयनन एंथैल्पी का मान नाइट्रोजन के मान से कम है। इसका कारण यह है कि नाइट्रोजन में तीनों बाह्यतम 2p इलेक्ट्रॉन विभिन्न p कक्षकों में वितरित है, हुंड का नियम, जबकि ऑक्सीजन के चारों 2p इलेक्ट्रॉनों में से 2 2p इलेक्ट्रॉन एक ही 2p ऑर्बिट में है, फलतः इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण बल बढ़ जाता है। फलस्वरूप नाइट्रोजन के तीनों 2p इलेक्ट्रॉनों में से एक इलेक्ट्रॉन को पृथक करने की बजाय ऑक्सीजन के चारों 2p इलेक्ट्रॉनों में से चौथे इलेक्ट्रॉन को अलग करना आसान हो जाता है। क्या लिखा है देखिए, नाइट्रोजन का 7 है, ऑक्सीजन का 8 है। ठीक है, ऑक्सीजन का 8 है। तो इसमें क्या हुआ देखिए, 1s² 2s² 2p3। और आपको याद है कि अर्धपूरित जो होते हैं वो ज्यादा स्थायी होते हैं, ऐसा हो गया नाइट्रोजन का। लेकिन ऑक्सीजन में यहां पर 2p4 हो गया। तो ऑक्सीजन में ये वाला जो p है उसमें 1 2 3 और ये 4 हो गया। तो देखिए, ये चौथे इलेक्ट्रॉन को निकालना ज्यादा आसान हो जाएगा। इसलिए ऑक्सीजन की आयनन एंथैल्पी नाइट्रोजन की तुलना में कम है, जबकि वो राइट हैंड में है। नाइट्रोजन की तुलना में ऑक्सीजन ज्यादा राइट में है, तो ज्यादा होना चाहिए आयनन एंथैल्पी, लेकिन कम क्यों हुआ? क्योंकि नाइट्रोजन का अर्धपूरित है, इसको ये छोड़ना नहीं चाहता, तो ज्यादा ऊर्जा चाहिए। तो गड़बड़ नाइट्रोजन कर रहा है, ऑक्सीजन नहीं। नाइट्रोजन को ज्यादा चाह रहा है, इसलिए वहां पर गड़बड़ आया है। ठीक है, अर्धपूरित में से निकालना ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अब उदाहरण देखिए। तीसरे आवर्त के तत्वों सोडियम, मैग्नीशियम और सिलिकॉन की प्रथम आयनन एंथैल्पी डेल H1 का मान क्रमशः 496, 737 और 786 किलो जूल पर मोल है। पूर्वानुमान कीजिए कि एल्यूमिनियम का प्रथम आयनन एंथैल्पी का मान 575 या 760 किलो जूल में से किसके अधिक पास होगा, इसका उचित कारण बताइए। देखिए, सोडियम का बताया, मैग्नीशियम, सिलिकॉन। ठीक है, राइट हैंड जा रहे हो तो आपका आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ रहा है। एल्यूमिनियम इसके भी राइट हैंड में रहता है, इसलिए वो और ज्यादा चाहेगा। तो देखिए, सिलिकॉन एल्यूमिनियम ऐसे नीचे जा रहे हैं ना, सिलिकॉन से नीचे एल्यूमिनियम है। देखिए हल, यह 575 किलो जूल पर मोल के अधिक पास होगा। एल्यूमिनियम का मान मैग्नीशियम के मान से कम होना चाहिए, क्योंकि नाभिक से 3p इलेक्ट्रॉन 3s इलेक्ट्रॉन द्वारा परिरक्षित होते हैं। यह कारण बताया है। तो 575 किलो जूल के आसपास होगा, मैग्नीशियम से थोड़ा ज्यादा। ठीक है, सॉरी, मैग्नीशियम से थोड़ा कम। ठीक है, तो आयनन एंथैल्पी का मान आप समझ गए होंगे।
ये थोड़ा सा ब्लड टाइप का दिख रहा है, वो एक्चुअली ऐसा ही हो गया है थोड़ा सा इसके सेटिंग में। कोई दिक्कत नहीं, आपको दिख रहा होगा मेरे हिसाब से, है ना। एक मिनट में चेक कर ले रहा हूँ कि आपको दिख रहा है कि नहीं, कैमरे में ठीक से है ना। बढ़िया दिख रहा है, साफ दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब है इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। लब्धि का मतलब होता है प्राप्त करना। जैसे अभी आपने एक एटम से, एक परमाणु से इलेक्ट्रॉन को निकाला तो उसको आपने ऊर्जा दिया, ठीक है। जैसे मान लो आप किसी चीज को एलेक्स में खरीदना चाह रहे हो तो आप उसको पैसा दोगे तब तो वो देगा आपको, और जो लेने वाला है वो पैसा देगा। यही है कि अगर आपको इलेक्ट्रॉन लेना है तो आप ऊर्जा दोगे। जैसे कि सोडियम को हमने ऊर्जा दिया तो उसने इलेक्ट्रॉन दिया, अब इस इलेक्ट्रॉन को हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को देंगे तो वो उस ऊर्जा को देगा। इसलिए एक ऊर्जा देगा, एक लेगा, ऊर्जा लेगा कि इलेक्ट्रॉन देगा, ऊर्जा देगा कि इलेक्ट्रॉन लेगा, ये अदला बदली होता है, ठीक है। लेकिन ये कभी कभी ऊर्जा देने की बजाय ऊर्जा वापस चाहता भी है, ऐसे भी परमाणु हैं। कौन? आदर्श गैस, जो नोबल गैस है। नोबल गैस को ना तो इलेक्ट्रॉन देना है ना लेना है, तो अगर आप उससे इलेक्ट्रॉन लेना चाहोगे तो भी ऊर्जा देनी पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन देना चाहोगे तो भी ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो दोनों कंडीशन में उसको ऊर्जा चाहिए, तो उसको हम छोड़ दें, बाकी को देखें। तो बाकी को अगर आप इलेक्ट्रॉन देना चाहते हो तो वो बदले में ऊर्जा देगा, जैसे फ्लोरीन ऊर्जा देगा इलेक्ट्रॉन लेकर के, ऐसा, ठीक है। एक मिनट पानी पी लेता हूं। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन देंगे किसी चीज को तो बदले में ऊर्जा देगा, तो ये ऊर्जा ऋणात्मक होगा। ध्यान रखेंगे, जब किसी परमाणु ने ऊर्जा ग्रहण किया तो एंथैल्पी प्लस में लिखेंगे अपन, और उसने अगर ऊर्जा दिया तो उसकी ऊर्जा कम हो गई, इसलिए वो निगेटिव रहेगा, वो एंथैल्पी निगेटिव रहेगा। तो ज्यादातर में निगेटिव एंथैल्पी। जब कोई उदासीन गैसीय परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋण आयन में परिवर्तित होता है तो इस प्रक्रम में हुए एंथैल्पी परिवर्तन को उस तत्व की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, डेल इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। यह एंथैल्पी इस तथ्य की माप कही जा सकती है कि किस सरलता से परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋण आयन बना लेता है, यह समीकरण में दर्शाया गया है। तो एक उदासीन परमाणु है, इसको इलेक्ट्रॉन देंगे तो ऋण आयन यानी कि एन आयन बनाता है और ऊर्जा देता है जनरली। परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का प्रक्रम ऊष्माक्षेपी अथवा ऊष्माशोषी होगा। मैंने कहा ना कि ज्यादातर में ऊष्माक्षेपी है, ऊष्मा यह ऊर्जा देगा, लेकिन नोबल गैस को अगर आप इलेक्ट्रॉन देना चाहोगे तो उसको ऊर्जा देनी पड़ेगी, वो ऊष्माशोषी करेगा, वो सिर्फ नोबल गैस, बाकी सब नहीं। यह तत्व के स्वभाव पर निर्भर करता है। बहुत से तत्व जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं तब ऊर्जा निर्मुक्त होती है, ऊर्जा निकलती है, बदले में देता है। ऐसी अवस्था में इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी ऋणात्मक होगी, क्योंकि उसके अंदर ऊर्जा कम हो गई, उसने ऊर्जा दे दिया। जैसे मैंने मान लो कि ये मोबाइल खरीदा, तो मोबाइल खरीदने से मैंने पैसा दिया तो मेरे जेब में पैसा कम हो गया, इसलिए मैं ऋणात्मक हो गया। ऐसी ऊर्जा के बारे में हुई, ठीक है। उदाहरण, 17वें वर्ग के तत्वों हैलोजन की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान अत्यधिक ऋणात्मक होगा, क्योंकि जो हैलोजन्स हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वो एक इलेक्ट्रॉन की कमी को झेल रहे हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए अत्यधिक ऊर्जा खर्च करने की कोशिश करते हैं, वो तैयार रहते हैं। तो जब आप उसको एक इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो बदले में बहुत सारी ऊर्जा दे देते हैं, इसलिए उसका मान अधिक ऋणात्मक होगा, मतलब ज्यादा ऊर्जा देंगे वो। सबसे ज्यादा ऊर्जा कौन देगा? हैलोजन। उससे पहले वाला भी इलेक्ट्रॉन लेगा लेकिन वो थोड़ी कम ऊर्जा देगा, उसके पहले वाला और कम देगा। मतलब राइट से लेफ्ट की ओर जाओगे तो ये कम ऊर्जा देते हुए जाएंगे, राइट की तरफ जाओगे तो ज्यादा ऊर्जा देंगे 17वें नंबर तक। 18वें वाले के साथ पूरा कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है। इसका कारण यह है कि मात्र एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके वे स्थायी उत्कृष्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, उसको आप दे दोगे तो उनके अंदर ऑक्टेट पूरा हो जाता है और इसलिए वो फिर उत्कृष्ट गैस जैसा हो जाते हैं। इसके लिए वो एक बहुत पैसा खर्च करने को, बहुत ऊर्जा खर्च करने को तैयार रहते हैं। इसी तरह उत्कृष्ट गैसों के इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान अत्यधिक धनात्मक होगा। मैंने कहा ना
कि उत्कृष्ट गैस इलेक्ट्रॉन नहीं चाहते हैं, उनके पास भरा हुआ है, आप जबरदस्ती उसको इलेक्ट्रॉन दोगे तो भैया तू और ऊर्जा दे दे तो मैं इलेक्ट्रॉन लूंगा, ऐसा बोलता है। तेरे इलेक्ट्रॉन की मुझे जरूरत नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो ऊर्जा भी छोड़ के जा, तब मैं इलेक्ट्रॉन तेरा रखूंगा अपने पास, ऐसा बोलता है वो। क्योंकि इलेक्ट्रॉन को वर्तमान क्वांटम स्तर से अगले क्वांटम स्तर में प्रवेश करना पड़ता है, क्योंकि उसके पास खाली जगह नहीं है, उसके लिए उसको नया जगह बनाना पड़ता है, नया कोष बनाना पड़ता है, नया घर बनाना पड़ता है। इसके लिए उसके पास ऊर्जा खर्च करने के लिए होनी चाहिए, इसलिए वो ऊर्जा मांगता है कि भैया तेरा जो इलेक्ट्रॉन है उसको रखने के लिए मुझे घर बनाना पड़ेगा, उसको घर बनाने के लिए मुझे पैसा दे के जा, इस टाइप का बोलता है उत्कृष्ट गैस। जबकि फ्लोरीन वाला क्या बोल रहा था कि भैया मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, एक रूम खाली है, आप दे दो ना, मैं तुमको कुछ पैसा दे देता हूँ, ऐसा करता है वो। तो दोनों में अंतर है। जो बहुत ही अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, यानी उत्कृष्ट गैस को इलेक्ट्रॉन दे भी दोगे तो ज़्यादा देर तक वो रखेगा नहीं उसको। उल्लेखनीय है कि उत्कृष्ट गैसों के पहले जो तत्व आवर्त सारणी में दाईं तरफ ऊपर की ओर स्थित हैं, उनके लिए इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान अत्यधिक ऋणात्मक होगा। मतलब एक तो दाईं तरफ होना चाहिए और ऊपर होना चाहिए तो ज़्यादा ऊर्जा देगा, नीचे जाओगे तो ऊर्जा कम देगा, और इधर आओगे लेफ्ट में तो भी ऊर्जा कम देगा। ध्यान रखेंगे इस चीज़। आयनन एंथैल्पी की तुलना में इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के परिवर्तन का क्रम नियमित है, क्रम कम नियमित है। मतलब जैसे आपने देखा कि आप लेफ्ट से राइट की ओर जा रहे हैं तो आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ रहा है, ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो आयनन एंथैल्पी का मान घट रहा है, तो बहुत नियमित टाइप का आपने देखा था ग्राफ था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नियमित ग्राफ आपको नहीं देखने को मिलेगा। सामान्य नियम के अनुसार आवर्त सारणी के आवर्त में जब हम दाईं तरफ बढ़ते हैं तब बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के साथ इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी अधिक ऋणात्मक होती है। आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है। फलस्वरूप छोटे परमाणु में इलेक्ट्रॉन का जोड़ना सरल हो जाता है, क्योंकि प्रविष्ट हुआ इलेक्ट्रॉन धन आवेशित नाभिक के सन्निकट होगा। ठीक है, तो छोटे परमाणु होना चाहिए, ज्यादा दाएं तरफ होना चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन लेने के लिए ज्यादा ऊर्जा खर्च करना पड़ेगा, करता है। वर्ग में नीचे की ओर बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान कम ऋणात्मक होता है, क्योंकि परमाणु आकार बढ़ता जाता है, प्रविष्ट हुआ इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होगा। वर्ग में ऊपर से नीचे जाओगे तो वो ऊर्जा देने की प्रक्रिया कम होने लगती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा बाहर रहेगा तो ऊर्जा कम खर्च करना पड़ेगा उसको। इसी प्रकार की प्रवृत्ति सामान्यतः आवर्त सारणी में देखने को मिलती है। आवर्त सारणी हम देखेंगे। यहाँ पर इस तथ्य का उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि ऑक्सीजन तथा फ्लोरीन के लिए इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान क्रमशः उन्हीं के वर्गों में आगे आने वाले तत्वों से कम ऋणात्मक है। इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है। देखिए, वैसे तो हम ये मानते हैं कि सबसे ऊपर का, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, तो ऊपर का सबसे ज़्यादा होना चाहिए, बाकी नीचे वालों का थोड़ा कम होना चाहिए। वैसे ऑक्सीजन वाला है, उसमें ऑक्सीजन का सबसे ज़्यादा और नीचे वालों का कम होना चाहिए। लेकिन ऐसा इन दोनों के लिए थोड़ा सा अलग हो जाता है, इनका मान कम रहता है थोड़ा सा। जब ऑक्सीजन तथा फ्लोरीन परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं तब ग्रहण किया गया इलेक्ट्रॉन निम्न क्वांटम संख्या ले ऊर्जा स्तर n = 2 में प्रवेश करता है। इस प्रकार इसी क्वांटम ऊर्जा स्तर में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों द्वारा अधिक प्रतिकर्षण होता है, क्योंकि इसमें जो नए इलेक्ट्रॉन देते हैं ना, वो पुराने इलेक्ट्रॉनों के द्वारा ज़्यादा प्रतिकर्षित होते हैं, इसलिए वो कम ऊर्जा दे पाता है। क्वांटम स्तर n = 3 सल्फर या क्लोरीन में प्रवेश कराया गया। जैसे ऑक्सीजन की जैसे सल्फर है, इसके नीचे क्लोरीन है, तो जब इनमें प्रवेश कराएंगे तो तीसरे कोष में जाते हैं, इनमें प्रवेश कराएंगे तो दूसरे कोष में जाते हैं, ये दिक्कत है। तो दूसरे कोष में इलेक्ट्रॉनों के द्वारा ज़्यादा प्रतिकर्षित होते हैं, तीसरे कोष में कम प्रतिकर्षित होते हैं। ये कारण है कि भले इनका मान ज़्यादा होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ, इनके मान से कम मान है, वो इसके कारण है। क्वांटम स्तर n = 3 में प्रवेश कराया गया। एक मिनट, इलेक्ट्रॉन स्पेस में अधिक स्थान घेरता है, इस प्रकार इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण बल बहुत कम हो जाता है। समझ रहे हैं आप? मतलब नाभिक के किनारे अगर आप ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को रखना चाहेंगे तो ज़्यादा पास हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, छोटा है ऑर्बिट, दूर वाले बड़ा ऑर्बिट है तो उनके बीच में स्पेस ज़्यादा हो जाएगा तो प्रतिकर्षण बल कम हो जाएगा। ये देखिए, मुख्य वर्ग के तत्वों के इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी आप देख लीजिए। जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहते, देना चाहते हैं, इसलिए इस वर्ग में बहुत कम ऊर्जा देते हैं। ये देते हैं अभी भी, लेकिन कम देते हैं, ये देख सकते हैं।
73, 60, 53, 48, 47, 46, ऊपर से नीचे जाने पर और कम देते हैं। अब ये देखिए ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलिनियम, इनमें आप देखिए ऑक्सीजन का सबसे ज्यादा होना था, लेकिन वो बताया ना मैंने कि एकदम अंदर वाले में घुस रहा है तो वहाँ प्रतिकर्षण हो जाता है, इसलिए थोड़ा कम ऊर्जा दे पाया ये। बाकी में ऊर्जा फिर से कम होता है, देखिए है ना, यहाँ से ले यहाँ तक ऊर्जा कम हो रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग हो गया। वैसे फ्लोरीन में भी होता है, देख सकते हैं, ये थोड़ा सा कम हो गया, बाकी इधर कम होते चले जाता है। लेकिन हीलियम नियन ऑर्गन को आपको ऊर्जा देनी पड़ेगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रखना नहीं चाहते हैं। अब जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन छोड़ोगे तो ऊर्जा भी छोड़ के जा बोलेगा वो। ये लोग तो इलेक्ट्रॉन चाहते हैं, इसलिए थोड़ी बहुत ऊर्जा आपको दे देते हैं बदले में, लेकिन वो तो नहीं चाहते ना, इसलिए आपको ही ऊर्जा देनी पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन भी आपको ही देनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे अभी बैंक वाले क्या करते हैं, बैंक में आप पैसा जमा करोगे तो बदले में आपको ब्याज देते हैं, लेकिन धीरे धीरे एक ऐसा समय आएगा कि बैंक ब्याज देना बंद कर देगी और बोलेगी कि आप हमारे पास पैसा जमा कर रहे हो, हम सुरक्षा के लिए आपसे ही पैसा लेंगे, ऐसा भी करने लगा, वो ब्याज आपसे लेने लग जाएगा, एक दिन ऐसा हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है ना कि आज से 20-30 साल पहले तक बैंक का ब्याज दर बहुत अधिक था, 5 साल में पैसा डबल हो जाता था। आज बैंक में जमा करिए 11, 12, 13 साल में भी डबल नहीं होता है बैंक में, इतना कम कर दिया ब्याज दर, है ना। तो बैंक हमेशा ब्याज दर कम कर रहे हैं, ये दिक्कत है। ठीक है, अब प्रॉब्लम है फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन तथा फ्लोरीन में किसकी अधिकतम ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी तथा किसकी न्यूनतम इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी होगी, व्याख्या करें। आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी अधिक ऋणात्मक तथा वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कम ऋणात्मक होता है, मतलब ज्यादा ऊर्जा देते हैं और कम ऊर्जा देते हैं, ऐसा है। 3p कक्षक जो बड़ा है उसमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराने की तुलना में जब 2p कक्षक में इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराया जाता है तब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण बल अधिक होता है, अतः सर्वाधिक ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्लोरीन की होगी। ठीक है, तथा सबसे कम इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी फास्फोरस की होगी। ठीक है, मतलब क्लोरीन सबसे ज्यादा ऊर्जा देगा, ठीक है, और फास्फोरस सबसे कम ऊर्जा देगा, सल्फर बीच में देगा। इनका लिस्ट भी है, आप देख सकते हैं अलग अलग। अब है विद्युत ऋणात्मकता। देखिए, इसको समझने के लिए आपको पहले सहसंयोजक बंध समझना पड़ेगा। जैसे मान लो आपको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, मुझे भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ना तो आप दे पाओगे ना मैं दे पाऊंगा, तो हम क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करेंगे और हम दोनों आपस में बंध बना लेंगे। तो मेरा इलेक्ट्रॉन, आपका एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन होगा, ये 2 आपका भी काम आएगा, मेरा भी काम आएगा, ऐसा बनता है सहसंयोजक बंध। शेयर करते हैं, शेयर, ठीक है, आपस में। अब इसमें देखिए कि मान लो दोनों बराबर ताकतवर हैं, तब तो वो पैसा, जैसे मान लो आपने 1 रुपये दिया, मैंने 1 रुपये दिया, बीच में रख दिया हमने। लेकिन मान लो कि आप ज्यादा ताकतवर हो, तो आप क्या करोगे, गुल्लक को अपने तरफ खींच के रख लोगे। अब बोलोगे सुन, इसमें 2 रुपए है, इस 2 रुपए को तू अपना भी समझना, मेरा भी है, लेकिन ये मेरे तरफ खींच के रहेगा, ये मेरे साइड में रहेगा, भले तू इसको अपना भी समझना, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा बोल के वो अपने तरफ खींच लेगा उसको। तो इसी तरह से सहसंयोजक बंध में जो इलेक्ट्रॉन शेयर किए गए हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए जाते हैं। जैसे क्लोरीन क्लोरीन के बीच में 1-1 इलेक्ट्रॉन होता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में 2-2 इलेक्ट्रॉन होता है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में 3-3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अलग अलग प्रकार के परमाणुओं के बीच में भी सहसंयोजक बंध बनता है, जैसे H और Cl के बीच में, H और O2O के बीच में। तो जो शेयर किए गए इलेक्ट्रॉन हैं उनको अपने तरफ खींचने की जो क्षमता होती है उसे विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। जैसे मान लो आप देखिए कि आप 2 क्लोरीन लेते हो, तो 2 क्लोरीन दोनों बराबर ताकतवर है, इसलिए ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन बीच में रहेंगे। लेकिन मान लो आपने एक क्लोरीन ली, मतलब आपने मान लो, इसको काटता हूं, आप लोग मान लो कि ऑक्सीजन लिए हो और हाइड्रोजन लिए हो, ठीक है, तो 2 हाइड्रोजन लगेगा, क्योंकि ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, हाइड्रोजन 1, ऐसे ही। तो 2 हाइड्रोजन के साथ 1-1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया है उसने। अब ऑक्सीजन क्या करेगा, ये 2 ऑक्सीजन ज्यादा ताकतवर है हाइड्रोजन से, तो ऑक्सीजन इन दोनों इलेक्ट्रॉन को और इन दोनों इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच के रख लेगा। इसको हम विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। तो जो खींचने की क्षमता है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को, वो विद्युत ऋणात्मकता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है। और इसको पॉलिंग नाम के एक साइंटिस्ट ने एक स्केल के रूप में दिया था, 1 2 3 4, ऐसा 4 तक मैक्सिमम है फ्लोरीन का।
उसके नीचे है ऑक्सीजन 3.5, नाइट्रोजन और क्लोरीन 3, हाइड्रोजन 2.1। तो जो ज्यादा ताकतवर है वो अपने तरफ खींचेगा, ये मतलब है। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं, अभी आपको समझ में आएगा। देखिए कैसा है। परमाणु के रासायनिक यौगिक में सहसंयोजन आबंध के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की योग्यता का गुणात्मक माप विद्युत ऋणात्मकता है। ठीक है, तो सहसंयोजक बंध हम रासायनिक बंध पढ़ेंगे, आयनिक बंध, रासायनिक बंध सब पढ़ेंगे आगे चल के चैप्टर में। तो सहसंयोजक बंध में इलेक्ट्रॉन को साझा किया जाता है, क्योंकि एक उसको भी चाहिए, मेरे को भी चाहिए, तो साझा कर लेते हैं। मान लो मैं दे सकता, वो ले सकता, तो लेना देना कर लेते। जैसे सोडियम और क्लोराइड के बीच में होगा, सोडियम दे देगा, क्लोरीन ले लेगा, तो वो आयनिक बंध बन जाएगा। लेकिन दो क्लोरीन के बीच में कैसे होगा, तो फिर वो साझा करेंगे। ठीक है, तो उसी साझा किए गए इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने की क्षमता विद्युत ऋणात्मकता है। आयनन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी को मापा जा सकता है, किंतु विद्युत ऋणात्मकता मापने योग्य नहीं है, इसका कोई निश्चित मान नहीं है। फिर भी तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता के लिए कई संख्या सूचक पैमाने, जैसे पॉलिंग पैमाना, अभी मैंने आपको बताया था ये नाम, पॉलिंग है, मुलिकन जफे पैमाना है, अलर्ड राचो पैमाना है, इनका विकास हुआ है। तो ज्यादातर ये पैमाना पॉलिंग वाला ही चलता है। ठीक है, पॉलिंग पैमाना सबसे ज्यादा उपयोग में आता है। अमेरिकी वैज्ञानिक लिनियस पॉलिंग ने सन 1922 में फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता को 4 आंका है। फ्लोरीन सबसे ज्यादा है 4, इससे कम ऑक्सीजन का 3.5, क्लोरीन और नाइट्रोजन का 3 और हाइड्रोजन का 2.1, ऐसा है। इस तत्व के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता सबसे अधिक है। कुछ तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता के मान सारणी में दिए गए हैं। इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता किसी दिए गए तत्व के लिए स्थिर नहीं है, इसका मान इस बात पर निर्भर करता है कि यह तत्व किस दूसरे तत्व से जुड़ा है, हालांकि यह मापने योग्य राशि नहीं है। देखिए, इन सब में विद्युत ऋणात्मकता का मान दिया है। लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, उधर बढ़ता चला गया। मतलब आवर्त में आगे बढ़ेंगे तो बढ़ता जा रहा है, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, मतलब कंटिन्यू बढ़ रहा है। वैसे इसमें भी आप देख सकते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, इसमें बढ़ता चला गया, मतलब आवर्त में बढ़ता चला गया। लेकिन एक वर्ग में ये घटता चला जाएगा। देख सकते हैं लिथियम, सोडियम, रुबिडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम में घटता चला गया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में घटता चला गया, है ना। तो दाएं ओर जाएंगे तो बढ़ेगा, नीचे जाएंगे तो घटेगा विद्युत ऋणात्मकता। ठीक है, ठीक, आगे पढ़ते हैं। फिर भी दो परमाणु आपस में किस प्रकार के बल से जुड़े हैं, इसकी प्रगति करने पर आधार देती है, जिसके बारे में आप आगे जानेंगे। साधारणतया विद्युत ऋणात्मकता आवर्त सारणी में आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर बढ़ती है, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कम होती है। यह प्रवृत्ति कैसे समझाई जाए? भाई ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु का आकार बढ़ता है ना, तो इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की क्षमता घटती है। जबकि दाएं तरफ जाओगे तो इलेक्ट्रॉनों की, प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती है, आकर्षण बल बढ़ता है, तो इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता बढ़ जाती है। क्या विद्युत ऋणात्मकता को परमाणु त्रिज्या से संबंधित माना जा सकता है? तो यस, परमाणु त्रिज्या जितनी कम होगी, खींचने की क्षमता उतनी ज्यादा होगी, जो आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर घटती है तथा वर्ग में नीचे जाने पर बढ़ती है। आवर्त में परमाणु त्रिज्या के कम होने से संयोजी इलेक्ट्रॉन और नाभिक में आकर्षण बल बढ़ता है, विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है। इसी आधार पर जब हम वर्ग में नीचे की ओर जाते हैं तो जैसे जैसे परमाणु त्रिज्या बढ़ती है वैसे वैसे विद्युत ऋणात्मकता कम होती जाती है। यह प्रवृत्ति आयरन एंथैल्पी के समान है। ये तो आप समझ गए बहुत अच्छे से। अब आप विद्युत ऋणात्मकता में परमाणु त्रिज्या का संबंध जान गए होंगे। क्या विद्युत ऋणात्मकता और अधातुओं के बीच संबंध की कल्पना कर सकते हैं? तो अब कौन इलेक्ट्रॉन खींचेगा नहीं खींचेगा, वो दाएं तरफ जा रहे हैं तो अधातु बढ़ रहे हैं ना, तो उनमें खींचने की क्षमता बढ़ रही है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अधातु तत्वों में इलेक्ट्रॉन लब्धि की प्रबल प्रवृत्ति होती है, इसलिए विद्युत ऋणात्मक का सीधा संबंध अधातु तत्व के गुणधर्मों से है, बढ़ते जाती है खींचने की क्षमता। इस प्रकार आवर्त में तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता बढ़ने के साथ ही अधातु गुणधर्मों में वृद्धि हो जाती है या धातु गुणधर्म में कमी हो जाती है। इसी प्रकार वर्ग में नीचे जाने पर तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता कम होने से अधातु की गुणधर्म में कमी आती है या धातु गुणधर्म में वृद्धि होती है। इन सभी आवर्त प्रवृत्तियों को संक्षेप में चित्र में दिखाया गया है। तो देखिए, चित्र देख लीजिए कैसा है। देखिए,
तो अधात्विक गुण बढ़ रहा है, धात्विक गुण इधर बढ़ रहा है। ठीक है, परमाणु त्रिज्या इधर घट रही, क्या दिया है, उल्टा दे दिया है। ये देखिए परमाणु त्रिज्या, आप इधर जाएंगे तो परमाणु त्रिज्या घटती है, ध्यान रखेंगे। तो ठीक तो है, परमाणु त्रिज्या घटती दिखा रहा है और विद्युत ऋणात्मकता बढ़ते दिखा रही है। ये ऊपर है और उधर नीचे है, ये ऐसे गया है ना, ये परमाणु त्रिज्या बढ़ रही है। ठीक है, अब अगले क्लास में रासायनिक गुणधर्मों में आवर्तिता हम पढ़ेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, बाय।